औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे उसको नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ लेकर आते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के हवाले से बात की थी। तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों ने जो है देखा था कि अगर कोई अल्केन आपके सामने लिखी हुई है तो आप उसको किस तरह से नाम दे सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि अल्केन की जो नोमेनक्लेचर का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके रूल्स को समझ लेंगे तो आगे फिर हमारे पास इसी तरह अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर आएगा, अल्काइंस का नोमेनक्लेचर आएगा, तो फिर उनको समझना जो है ना वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एनीवेज वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपकी कमांड स्ट्रांग होती जाएगी, तो फिर लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों ने पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या एक अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट वो होता है जिसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। देखें, जब आप अपनी बुक से एक्सरसाइज से और जो आपको टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को इस पर कमांड आएगी। फिर आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना, उनको समझना और ज़्यादा आसान होता जाएगा। अदरवाइज मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्स के दिन करीब आ जाते हैं और बच्चों को बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, और बेंजीन वो इस तरह से बनाते हैं कि आधे बॉन्ड जो है वो छोटे होते हैं, आधे बॉन्ड बड़े होते हैं। तो इसलिए पहले दिन से कह रहा हूँ कि अपनी प्रैक्टिस करें, चीज़ों को लीनियंट ना लें। बहुत टाइम है आपके पास, लॉकडाउन की वजह से आप लोग सारा दिन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, कोई ऐसा काम नहीं होता, तो जितना हो सके बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का बहुत आपके पास खूबसूरत टाइम है, इसको अपने इस स्टडी के लिए यूटिलाइज करें। एनीवेज, ये हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें दो चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लो अल्केन्स। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। सबसे पहली चीज, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं या जिनको हम लोग देख सकते हैं। फिजिकल, जैसे कि नाम से आपको नजर आ रहा है कि आप जिन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली विद नेकेड आई स्पेशली, तो उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स का जो टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसमें पुरानी बातें भी रिपीट होंगी, फर्स्ट ईयर की बातें खास तौर पे। मैं फर्स्ट ईयर का आपको रेफरेंस दूंगा, जो आपने फर्स्ट ईयर में इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम इनकी फिजिकल कंडीशन की बात करें अल्केन्स की, तो इसमें जो पहले चार मेंबर होते हैं ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो ये होती हैं गैसेस। तो इसको फिर हम यूं बताते हैं, मिथेन टू ब्यूटेन आर ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैसेस। और उसके बाद जैसे ही इसका पांचवा मेंबर स्टार्ट होता है, पेंटेन, पेंटेन टू हेप्टाडिकेन, दीज आर लिक्विड्स। ठीक है, मैं अ, अब ये जो पेंटेन है और हेप्टाडिकेन, ये हेप्टाडिकेन का मतलब यहाँ पर 17 कार्बन वाली अल्केन है, तो ये लिक्विड हो जाते हैं। एंड देन जो हेप्टाडिकेन से आगे हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड। अब देखें, ये जो बात है ना कि पहले चार मेंबर जो हैं ये गैसेस हैं, उसके बाद जो है वो लिक्विड हैं, फिर उसके बाद सॉलिड हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, मीथेन इज अ गैस वाइल पेंटेन इज अ लिक्विड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से फर्स्ट ईयर में भी पूछा गया, तो अगर आप लोगों को याद हो तो फिर हम इसके अंदर एक फोर्सेस पढ़ते थे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जो कि हम लोग, अगर आपको आपका चैप्टर याद हो लिक्विड वाला, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें फिर मैंने आपको ये रीजन भी बताई थी। अब मीथेन का अगर हम फार्मूला देखें तो उसके अंदर CH4 यानी एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। और अगर हम इसी तरह जैसे जैसे हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं। तो इसकी जो मेन रीजन है वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ते जाएंगे
तो वैसे वैसे ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी। तो ये बड़ा कॉमन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर गैसेस व्हाइल द अदर आर लिक्विड्स, व्हाई? इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है तो आपने इसमें बताना है बिकॉज द अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, they have London dispersion forces, and London dispersion forces becomes stronger with the increase of number of atom। इसके अंदर जो आपने एग्जैक्ट बात बतानी है वो है नंबर ऑफ एटम्स की वजह से। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स का जिक्र नहीं करते। याद रखें कि जब आप हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो उससे साइज और नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं। तो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो अल्केन्स की जो नेचर होती है ये नॉन पोलर होती है। अब इसके अंदर बच्चे आपको पता है जितने भी अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक है। दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो वैसे ही नॉन पोलर है क्योंकि दो सिमिलर एटम के दरमियान है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, याद रखें ये भी नॉन पोलर होता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो वो 0.3 आता है। तो 0.3 जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो याद रखें जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा, ठीक है ना। तो अल्केन्स जो होती हैं ये ज्यादातर क्या, बल्कि आप यूं समझ लें अगर तो प्योर अल्केन है उसमें कोई और चीज नहीं है तो फिर वो नॉन पोलर होगा, और अगर नॉन पोलर है तो डेफिनेटली फिर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। और यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर मैं आपको एक जो है वो चार्ट दिखा रहा हूँ अगेन, जिसमें आप लोग वैल्यूज के साथ ये चीजें देख सकते हैं कि मीथेन जो था, मीथेन के अंदर आप देखें फार्मूला CH4 और मेल्टिंग पॉइंट -182। जैसे जैसे आप देखें हायर मेंबर की तरफ जा रहे हैं तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज देखने में मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, इसी तरह आपको बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और साथ साथ इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रांच्ड चेन। जिस तरह से हमारे पास अब पेंटेन है, पेंटेन के 3 आइसोमर आप 10th क्लास में पढ़कर आते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये जो ग्रुप होता है ना CH विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं आइसो ग्रुप, याद रखें। CH with 2 methyl groups, this group is called iso group। आपको आइसोपेंटेन के अलावा आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, आइसोऑक्टेन, आइसोनोनेन कोई भी आपको अल्केन कहा जाए तो आप उसको स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या करना होगा, CH with 2 methyl groups, this is called iso group। इसके आगे जितनी चेन आप लगाएंगे ना उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आगे CH2 और CH3 है, टोटल कार्बन काउंट करने होंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। ये वाला जो ग्रुप है ये आइसो है, तो आइसो पेंटेन। अगर मैं यहाँ CH3 की बजाय ये वाला जो CH3 है इधर मैं CH2 और फिर आगे CH3 कर दूं तो ये आइसो हेक्सेन बन जाएगी, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है ये आइसो, आगे 3 कार्बन मजीद लगाने से टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे तो ये आइसो हेक्सेन बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक किस्म की असाइनमेंट दे रहा हूँ कि मुझे आप लोगों ने आइसो हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, और फिर मैं मुझे आप वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसी तरह आपने नियोपेंटोइन का स्ट्रक्चर, अब ये क्या होता है, नियो ग्रुप याद रखें, कार्बन विद 3 मिथाइल ग्रुप्स। ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल, यहाँ पर क्या था कार्बन विद 2 मिथाइल लेकिन एक H था, कार्बन विद 3 मिथाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड नियो ग्रुप। इसके आगे जितनी चीजें आप लगाते जाएंगे तो उसके हिसाब से ये नाम चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है तो टोटल 5 कार्बन है इसलिए नियो पेंटेन है। अगर मैं यहाँ पे CH2 और फिर CH3 कर दूं तो ये नियो हेक्सेन बन जाएगी क्योंकि टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे, और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका नियो ग्रुप का पोर्शन है। एनीवेज ये तो था आपको आइसो नियो का कॉन्सेप्ट, ये बहुत जरूरी है, ये कॉमन नोमेनक्लेचर में आता है। आपको बहुत ही सिंपल सा सवाल अगर पूछ लिया जाता है या MCQs आ जाता है, नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आपके सामने स्ट्रक्चर बना और आपसे पूछा जाए ये नियो हेक्सेन या आइसो हेक्सेन
कोई भी आपने बनानी हो, तो आपने आइसो और नियो का जो ये स्ट्रक्चर है ना इनका अपना, ये आपको आना चाहिए। उसके आगे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है जी, नॉर्मल पेंटेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आइसोपेंटेन 30 डिग्री और नियोपेंटेन 9.5 डिग्री। यानी यहाँ पर ऊपर जो हम बात कर रहे थे, स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रांच चेन। ये भी आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो नॉर्मल चेन वाले जो अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जो ब्रांच्ड होते हैं, अब देखें यहाँ पर आपको एक ब्रांच नजर आ रही है ये वाली, इधर आपको ये दो ब्रांचेस नजर आ रही हैं। तो इसकी भी रीजन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही है, क्योंकि इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हैं, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और ज्यादा वीक हो जाती हैं। लेकिन वो क्यों वीक हो जाती हैं? देखें पिछली जो हमारी बात थी ना उसके अंदर तो था नंबर ऑफ एटम का चक्कर। अगर मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाऊं, ये वाली, मीथेन के अंदर और डिकेन के अंदर या पेंटेन के अंदर, अब मीथेन गैस है, पेंटेन लिक्विड है, क्यों? क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में 17 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम के बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। यानी तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो जब आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि ब्रांच्ड अल्केन, जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, दे हैव लेस सरफेस एरिया। यहाँ जो असल में रीजन इसके बिहाइंड है वो है सरफेस एरिया की, कि जब सरफेस एरिया ज्यादा हो, अब ये देखें ना ये लीनियर मॉलिक्यूल है सीधा, इतना फैला हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा एक्सपैंड है। इसके लिए दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच करवाना, उसको अट्रैक्ट करना आसान होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर एक्सपोज्ड है। तो इसके मुकाबले में यहाँ पर आ जाए तो इसकी जो ये लेंथ है चेन की वो और कम हो गई, इसकी लेंथ जो चेन है वो और कम हो गई, या सरफेस एरिया और कम हो गया। तो जब आपको ये वाला सवाल आएगा कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन पेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो याद रखें बच्चे, तब आप लोगों ने उसके अंदर जो रीजन बतानी है वो ये है कि नॉर्मल पेंटेन हैज लार्ज सरफेस एरिया व्हाइल ब्रांच्ड अल्केन्स हैव लो सरफेस एरिया, एंड व्हेन सरफेस एरिया इज लार्ज देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया को आप लोग बेस बनाएंगे और उसकी बेस पे आप बताएंगे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं विद द सरफेस एरिया। तो ये था बच्चे हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से अल्केन्स की बहुत बेसिक चीजें जो हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई थी, मैंने उनको मजीद एक्सप्लेन किया। शायद आप लोगों को ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वाली रीजंस ना मिले, तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग नोट डाउन कर लें। देखें एक चीज याद रखें, जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपको लिख कर दी जाए। जो टीचर मुंह से बोल रहा होता है उसकी जो बातें होती हैं वो आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। अगर आप मेरी बातों को नोट कर लेंगे तो आपके पास एक बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर नोट्स होने चाहिए, नोट्स। देखें जो टीचर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, जो टीचर आपको बता रहे हैं ना बातें, ये आपके नोट्स हैं। हर चीज आपको एक्सप्लेन करके बता दी जाती है, आप उस चीज को लिख लें। और अब तो आपके पास ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपके पास तो रिकॉर्डेड चीजें आ रही हैं, आप जब मर्जी सुने, जितनी दफा रिपीट करके टीचर की बात को सुने, आपको कोई वो नहीं मसला। तो आप बच्चे अपने नोट्स खुद तैयार करें और फिर आप देखेंगे कि जब आप अपने नोट्स खुद तैयार कर लेंगे फिर बुक से पढ़ेंगे तो आपको कितना जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। एनीवेज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, जिसमें हम बात करेंगे हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी की। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये जो लफ्ज है पैराफिन्स, ये एक लैटिन वर्ड है। पुराने जमाने में जो इल्म था वो ज्यादातर लातीनी जुबान में था, जब इंग्लिश आई तो फिर उसको ट्रांसलेट किया गया। तो हमें आज भी लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, जिस तरह अब सोडियम है, सोडियम का सिंबल देखें तो Na है, लेकिन उसको पढ़ते सोडियम है। Na कहाँ से आया? ये इसका लैटिन जो पुराना नाम था ना वो था नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल वहां से लिया गया। इसी तरह पोटाशियम देख लें, अब पोटाशियम का सिंबल तो P से होना चाहिए था, लेकिन पोटाशियम का सिंबल होता है K, तो वो पुराना नाम उसका अगर देखें तो वो है केलियम।
एनीवेज हमने मतलब आज भी हमें बहुत सारे लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड मिलते हैं साइंस के अंदर, क्योंकि जब हमने ट्रांसलेशन की तो बहुत सारे वर्ड्स को उसी तरह से रहने दिया और उनको आज हम उसी तरह यूज कर रहे हैं। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है पैरम यानी लिटिल, और एफिन एफिनिटी यानी अट्रैक्टिवनेस, कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज को। तो अल्केन्स आर पैराफिन यानी लिटिल एफिनिटी, लिटिल रिएक्टिव। अल्केन्स जो होते हैं ना, इनको अगर आप रिएक्ट करवाएं तो ये इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करते। दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। देखें, मैंने आपसे कहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स वाला, इसके अंदर 3 मेन क्वेश्चन है। एक वो जो शुरू में मैंने आपको बताया था मीथेन वाला, मीथेन इज अ गैस व्हाइल पेंटेन इज अ लिक्विड। एक वो कि वहां पर आपने नंबर ऑफ एटम को बेस बनाकर रीजन बतानी होती है। दूसरा ये सरफेस एरिया वाला, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तीसरा ये अल्केन की रिएक्टिविटी वाला, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो वहां पर फिर आप इसको बताते हैं कि जी 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग अल्केन्स की रिएक्टिविटी को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर 2 फैक्टर्स फॉर लेस रिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन। नंबर 1 इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर 2 इज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है जी। अब अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। ये हमारी बुक में भी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले तो देखें पुरानी चीज जो आपने पहले पढ़ी हुई है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं, आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, उसकी से ही आपको एप्लीकेशन का पता चलता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को बड़ा डिटेल में देखा था, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है ना, हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब एक ही एटम दूसरे एटम से डबल बॉन्ड बनाता है तो पहला सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा। अब वो सारी चीजें आपको दोबारा से नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसी तरह ही होगा बच्चे, जब आप फर्दर अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे ना, तो फिर आपको पुराने जो रेफरेंसेस होंगे ना, वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं दिए जाएंगे। आप लोगों को खुद से फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई ये चीज तो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, इसलिए इसके हवाले से तो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो डेफिनेटली हमारा जो टाइम है वो इसके हवाले से वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने खुद से बच्चे अपने जो वीकनेसेस है ना वो खुद दूर करनी है। आपको खुद से पता होता है कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर अगर फलां चीज फलां टर्मिनोलॉजी यूज हुई है और मुझे उसके ऊपर ग्रिप नहीं है, तो आपने खुद पढ़ना है उसको। ठीक है ना। अगर वो चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी आपको आपका वो जो रिक्वायर्ड टॉपिक है वो समझ आएगा। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये क्या होती है जी? आपको पता है कि अल्केन्स जो होती हैं इनकी निशानी ही यही होती है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इनमें सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको ये भी पता है कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड बनता है तब बाई बॉन्ड आता है ना। अब इसमें तो डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड तो अल्केन में होता ही नहीं है, इसमें तो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अगर आपको अपने फर्स्ट ईयर का सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें आप लोगों ने बड़े क्लियर डिफरेंसेस पढ़े होंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। अब जरा उस बात को यहाँ पर अप्लाई करें कि अल्केन जो होते हैं इनमें सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एंड वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, and it is very difficult to break a sigma bond because a lot of energy is required to break sigma bond. तो बच्चे, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी जब आप किसी एटम को, मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी स्लो होगा। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो वो चीज रिएक्ट नहीं करेगी। तो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज दी वन रीजन के अल्केन्स जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली इनके अंदर एक दूसरी चीज आ जाती है, नॉन पोलर बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर आपको, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है ना। अच्छा, इससे फिर क्या हो गया? अगर नॉन पोलर है तो फिर क्या हुआ कि वो रिएक्ट क्यों नहीं करा? देखें, जब किसी चीज के ऊपर पोल्स आते हैं ना, पोल्स का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो वहां पर दूसरी चीज के लिए, जो चीज उनसे रिएक्ट कर रही है उसके लिए जरा रिएक्शन आसान हो जाता है। खास तौर पर अगर कोई आयनिक रिएजेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस पे पॉजिटिव होगा तो वो उसकी नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा, अगर उस पे नेगेटिव है तो वो उसकी पॉजिटिव से रिएक्ट कर लेगा। अब अल्केन्स के अंदर तो ना पॉजिटिव एंड होता है ना नेगेटिव एंड होता है।
तो जब इनके ऊपर ना कोई पॉजिटिव एंड है ना कोई नेगेटिव एंड है, तो बाहर से अगर कोई आयनिक चीज आ रही है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी कि वो किसी जगह पर जाकर अटैच हो सके। ठीक है ना? तो जब आप नॉन पोलर बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसमें बताएंगे देयर इज नो प्लेस, देयर इज no region for ionic species to be attached because the bond is non-polar bond in alkanes. ठीक है जी। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। अ, तीन शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जब भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से ही आएगा। आप देख लें कि जाहिर सी बात है इन तीनों में से ही वो सवाल पूछ सकता है, और तो इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो वो आपसे कॉन्सेप्चुअली जो है वो पूछ सकता हो। फिर एक ही सवाल बच जाता है, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो बस फिर आप लिख दें सारी कि फलां से फलां तक लिक्विड होती हैं, फिर उसमें एक्सप्लेन बेशक ना करें। तो ये तो था हमारे पास अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है साइक्लो अल्केन्स का। ठीक है जी। साइक्लो अल्केन्स के हवाले से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए जो हमारी बुक में दी हुई है। जिस तरह इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो रिजेंबल करता है अल्कीन के साथ। देखें, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है। तो साइक्लो अल्केन्स का भी जो जनरल फार्मूला होता है वो भी CnH2n होता है। इसीलिए इनको आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीन, अब ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? C4H8। और साइक्लोब्यूटेन अगर हम देख लें तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 ही होगा। इसीलिए जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं इनको आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को, अगर मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला आपको टॉपिक याद हो, तो उसमें मैंने आपको साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनवाया था, फिर मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनवाया था। तो हमारी बुक में वो 4-5 मेन स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपने वो कॉर्नर काउंट करने होते हैं, जितने कॉर्नर होंगे उतने ही आपके पास जो होगा, जितने कॉर्नर होंगे उतने ही उसके अंदर क्या आ जाएंगे जी? कार्बन आ जाएंगे। ठीक है ना? जिस तरह मैं यहाँ पे अगर कोई देखता हूँ, चले मैं इंशाल्लाह देखूंगा। अभी फिलहाल आप इस तरह करें ना, जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर बने हुए हैं आप वो बनाएं, और मैं इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो व्हाइट बोर्ड पर भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी थी जो व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये एक बेसिक सी चीज़ थी। और पावर पॉइंट पर आप लोगों को लेक्चर दिया है ताकि थोड़ा सा चीज़ों को मजीद इलेबोरेट करें, आप लोगों के साथ मजीद क्लोज जो है वो बात हो सके। तो फर्दर इंशाल्लाह जैसे ही हमारे मजीद अब टॉपिक आएंगे तो उनको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। देखें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकें। अब करना यह है आप लोगों ने कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में दी हुई है वो अच्छे तरीके से करनी है, रट्टा नहीं लगाना। एक मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ कि बच्चे रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टे मारने बैठ जाओगे तो फिर एग्जाम वाले दिन आप लोग बैठे होंगे, और आप बिलीव करें कि अब मैं आपको एक जो है वो बात बताता हूँ कि मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी गुजरे हैं जो सेकंड ईयर के बाद मतलब मुझसे पूछते हैं, अभी जो ये मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो इसमें वो पूछते हैं कि सर ये जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहे हैं या सेकंड ईयर का पढ़ा रहे हैं। यानी उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने जो चीजें पढ़ी थी वो सेकंड ईयर में पढ़ी थी या फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। और उसके अलावा उन लोगों को एट द एग्जाम, जब एग्जाम आता है तो यकीन करें वो मुझसे बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछ रहे होते हैं, सर ये जो मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया ये मैंने ठीक बनाया। तो देखो, मैं पहले दिन से तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो मेमोराइज नहीं करना चीजों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा नहीं लगाना। दूसरा, पहले दिन से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि अगर तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले दिन से अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चला तभी मैं इसको कर सकता हूँ, वरना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से फेल हो जाऊंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ये माइंडसेट होगा तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकेंगे। एनीवेज जी, आप लोगों के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है वो होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें लास्ट बात है, रिएक्टिविटी इज वेरी सिमिलर टू अल्केन्स। देखें, जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं ये होते तो ये भी अल्केन्स ही है ना, इनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी अल्केन्स की तरह की होती है, यानी ये भी लेस रिएक्टिव होते हैं जिस तरह से अल्केन्स होते हैं।
इनके मुकाबले में अगर हम अल्कीन को देखें या अल्काइन को देखें तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। वो जब उनका टॉपिक आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो अल्लाह हाफिज।